यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो पीटी सीरीज 65 यहाँ पर मैगजीन है, ये इन्वायरमेंट की, ठीक है, इसको यहाँ से देखेंगे। इसके यहाँ पर हम लोग देखेंगे पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 यहाँ पर जो हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं इसके, वो एमसीक्यूज देखेंगे पार्ट 4, और जो टॉपिक है वो भी 4 है, ठीक है। जितने यहाँ पर टॉपिक है उतने उसके सबसे यहाँ पर पार्ट है। तो यहाँ से देखो पार्ट 4 जो है काफ़ी जो बड़ा है, इसमें तो जो यहाँ पर टॉपिक दिए काफ़ी सारे टॉपिक दिए, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट खोल के, और यहाँ पर उसके और भी आधारित इसके जितने टॉपिक थे वो सब दिए। तो ये बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर 61 क्वेश्चन है, ठीक है। तो कराते हैं इसको 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 मैंने कल इवनिंग में डाला हुआ था, राइट। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यहाँ से देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। टॉपिक आपको दिखा देता हूँ पहले मैं। ये टॉपिक है 4th नंबर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पूरा यहाँ तक लास्ट तक मैंने कवर किया हुआ है इसके, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे सतत विकास लक्ष्य के बारे में विचार करना है। वैश्विक स्तर पर SDG 1 कोई गरीबी नहीं है, और यहाँ पर SDG 10 में समानताओं कमी 2030 तक हासिल करने की राह पर है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार SDG 1 गरीबी उन्मूलन, ठीक है, और इसको SDG और जो SDG 10 है असमानता में कमी, राइट, 2030 तक हासिल करने की राह पर नहीं है, क्योंकि महामारी, संघर्ष और आर्थिक संकटों के कारण इनकी प्रगति धीमी हो गई है। तो बात गलत हो जाएगा। सतत विकास की परिभाषा पहले सबसे पहले 1987 में ब्रूटलैंड जो रिपोर्ट है उसमें दी गई थी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, जिसे यहाँ पर अवर कॉमन फ्यूचर भी कहा जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात गलत है। आंसर क्या होगा? ओनली टू बी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सतत विकास लक्ष्य की प्रगति के संबंध में विचार करना है। पहला, 2015-16 और 19-20, 19-21 के बीच 135 मिलियन से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए थे। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। लगभग यहाँ पर 135.5 मिलियन लोग यहाँ पर बहुआयामी गरीबी जो है उससे बाहर आए थे। सेकेंड, पहली बात से। सेकेंड, 2025 में सतत विकास रिपोर्ट में भारत SDG जो इंडेक्स है उसमें शीर्ष 50 देशों में शामिल है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि भारत यहाँ पर अभी भी यहाँ पर SDG इंडेक्स में शीर्ष 50 देशों में शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2024-25 की रिपोर्ट में या रैंकिंग में भारत का स्थान आमतौर पर यहाँ पर 100 के बाद लगभग 109 से 112 के बीच है, ठीक है। तो यहाँ से ये पहली बात सही है, दूसरा गलत है। आंसर ओनली टू बी। क्वेश्चन नंबर 3, सतत विकास रिपोर्ट SDR 2025 के बारे में विचार करना है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिपी द्वारा जारी की जाती है। पहली बात। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर ये रिपोर्ट जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN उसके द्वारा जारी की जाती है, न कि UNEP। SDR इंडेक्स 0 से 100 पैमाने के प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें यहाँ पर 100 सभी लक्ष्यों को पूर्ति या पूर्ण उपलब्धि का संकेत देता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। और ये 100 का स्कोर होता है, ये दर्शाता है कि यहाँ पर उस देश ने 2030 तक के सभी लक्ष्यों को पूरा कर लिया है, ठीक है, ना कि 2025 में जो ये भी घुमा सकता है बात कि अगर लक्ष्य पूरा करने का मतलब ये होता है कि अपना 2030 से पहले ही पूरा कर लेगा। ये गलत हो जाएगा, 2030 तक पूरा कर लेगा, इस टाइप पर यहाँ पर उपलब्धि हासिल की है। याद रखना पॉइंट को। ओनली टू करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? तीसरे का भी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं और स्टेटमेंट तो नहीं है इसमें, हाँ 2 ही स्टेटमेंट है, तीसरे का भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सतत विकास के वित्त पोषण के संबंध में सिविला कमिटमेंट के पर विचार करना है। इसे हाल ही में 4वें 4th जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण सम्मेलन में अपनाया गया था। पहली बात, 4th का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, इसका उद्देश्य विकासशील देशों में $4 ट्रिलियन के वार्षिक SDG वित्त पोषण के अंतराल को बांटना है। सेकेंड बात भी सही है, अंतर को कम करना है, ठीक है। बांटना मतलब इसके अंतर को कम करना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रक्रिया में पूरी तरह से बाहर निकलने का फैसला किया है। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर वित्त जो पोषण है उसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया से अमेरिका के पूरी तरह से बाहर निकलने का दावा इस संदर्भ में गलत है। ये वैश्विक सामूहिक प्रयास होगा। 1 2 करेक्ट है, 4th का आंसर ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ऋण विकास स्वैप कार्यक्रम डेब्ट फॉर डेवलपमेंट स्वैप प्रोग्राम के संबंध में विचार करना है। DDSP ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां एक सरकार अपने ऋणदाताओं के साथ ऋण को रद्द करने या कम करने के लिए समझौता करती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, मतलब यहाँ पर इसमें कर्ज देने वाला देश या संस्था कर्जदार देश कुछ कर्ज माफ कर देता है इसमें। सेकंड बात है, बदले में सरकार एक विकास लक्ष्य का पैसा खर्च करने के लिए सहमत होती है। यह भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके बदले में जो कर्जदार देश है उसे बची हुई राशि को अपने देश में पर्यावरण या सामाजिक जो विकास है उसकी परियोजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर खर्च करने की गारंटी देता है। दोनों बातें करेक्ट है। सही पूछा है तो 1 और 2 दोनों करेक्ट है। सी। क्वेश्चन नंबर अगला है,
छठा नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा नए वित्त पोषण तंत्र सेविला कमिटमेंट के तहत यहाँ पर घोषित किया गया था। आंसर हो जाएगा छठे का करेक्ट आंसर, एक तो ऋण विराम खंड का गठबंधन। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ये देशों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ऋण भुगतान रोकने की अनुमति देता है। लिख सकते हो पॉइंट आगे करके इसको। मिश्रित वित्त मंच स्केल जो है ये क्या होगा, ये यहाँ पर जो मंच है ये निजी और सार्वजनिक निवेश की मिलाकर सतत विकास लक्ष्यों को धन जुटाने के लिए काम करता है। और उच्च निवल मूल वाले व्यक्तियों पर प्रभावी कराधान पहल, ये क्या होगा, इससे क्या होगा, वैश्विक असमानता को कम करने के लिए उच्च निवल मूल वाले व्यक्तियों पर प्रभावी कराधान की पहल की गई है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से छठे का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है विकास सतत विकास के लिए वित्त पोषण के विकास के संबंध में विचार करना है। मॉनेटरी कंसेशंस 2002 आधिकारिक विकास सहायता ओडीए में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि मॉनेटरी 2002 इसी विकसित देशों में अपनी सकल राष्ट्रीय आय का यहाँ पर 0.7% ओडीए के रूप में यहाँ पर देने की आह्वान किया है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, दोहा घोषणा 2008 में लैंगिक और पर्यावरणीय आधारित वित्त पोषण की नींव रखी है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा 2015 एकीकृत राष्ट्रीय वित्त पोषण ढांचे जैसे नए वित्त पोषण ढांचे में पेश किए गए। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर अदीस अबाबा 2015 इसने INFFS मतलब इंटीग्रेटेड नेशनल फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत की ताकि यहाँ पर देश अपने घरेलू जो संसाधन है उसका सही उपयोग कर सके। तीनों बातें ऐसे एकदम करेक्ट है। सतत विकास यहाँ पर वित्त पोषण के बारे में आंसर यहाँ से क्या होगा, सभी स्टेटमेंट पूछा कौन सा सही सुमेलित है, सभी स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8वां, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। इसने बोला है कोएलिएशन फॉर ग्लोबल सॉलिडेरिटी लेवीज का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई के लिए धन जुटाने हेतु प्रीमियम क्लास उड़ान और निजी जेट पर कर लगाना है। पहली बात 8वें का पहला करेक्ट है यहाँ से। सेकंड, ब्रिजटाउन इनिशिएटिव के साथ मिलकर यूके के नेतृत्व वाला गठबंधन 2035 तक कुल आपदा वित्त पोषण को व्यवस्थित और वित्त पोषण से घटाकर 2 से 20% के लक्ष्य के नाम पर रखेगा। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यूके और बारबाडोस जो है ये ब्रिजटाउन पहल के माध्यम से लक्ष्य को रख रहे हैं। ठीक है, और आपदा के आने पर वित्तीय सहायता समय से पहले तय करेंगे ताकि यहाँ देरी ना हो। दोनों बातें एक सही है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन 9 9वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट जारी करता है। इंपॉर्टेंट है, ये जारी किया है ना। आंसर हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर यहाँ से संयुक्त राष्ट्र महिला और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग UNDESA है ना, यहाँ से करेक्ट होगा। ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष, पहली बात याद रखना इंपॉर्टेंट है कि प्रतिवर्ष, ठीक है, और इन दोनों संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है और ये बताती है कि यहाँ पर SDG 5 जो है ये लैंगिक समानता की दिशा में दुनिया में कितनी प्रगति कर रहा है। राइट, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन 10 है भारत में सतत विकास लक्ष्य SDG के कार्यान्वयन के लिए यहाँ पर केंद्रीय समन्वय निकाय कौन सा यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया के इंडेक्स भी जारी करता है। आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर यहाँ से नीति आयोग सही आंसर है। नीति आयोग इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका 15 साल पूरा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। मैंने नीति आयोग के अभी तक कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करा दिए अगर कंटिन्यू आप यहाँ पर पेपर करते होंगे तो, है ना। ये PET 365 मिला के और भी जो मैंने पेपर कराए UKT के विजन के उसमें मिला के नीति आयोग मैंने बहुत सारा बताया उसके बारे में, तो सब आप कवर करते चलो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसेगा ही। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन 11 है स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2025 के संबंध में विचार करना है। ये रिपोर्ट MOSPI द्वारा जारी की गई थी। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है क्योंकि यहाँ पर ये रिपोर्ट VNR रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा तैयार की जाती है और संयुक्त राष्ट्र में यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है, ना कि MOSPI। गलत हो जाएगी, नोट कर लो, नीति आयोग की है ये रिपोर्ट। ठीक है, एक और नीति आयोग का क्वेश्चन आपको मिला। ये भारत की तीसरी VNR रिपोर्ट थी। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि भारत अपनी पहली रिपोर्ट जो VNR है ये 2017 में, ठीक है, दूसरी रिपोर्ट 2020 में और तीसरी रिपोर्ट 2025 में प्रस्तुत की है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड बात करेक्ट है, तो बी यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर होगा सही पूछा तो 11वें का बी करेक्ट है। और इसकी जो व्याख्या में हम लोग बात करेंगे कब, जब PET 365 15 तारीख को आ जाएगी तो हम लोग यहाँ पर डीप में थोड़ा चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक पिक्चर तैयार करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन से बन सकते हैं चीज़ें, है ना।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क INIF प्रगति रिपोर्ट कौन यहाँ पर लॉन्च करता है? आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर यहाँ से बी MOSPI, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 12 का बी आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय जो है MOSPI जिसको बोलते हैं, ये भारत में LTG की निगरानी के लिए डेटा और संकेतक इंडिकेटर्स विकसित करने के लिए रिपोर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा। 13 नंबर, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। सितंबर 2025 तक भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत और परमाणु बिजली की क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंच गई है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता प्राप्त करना है और सितंबर 2025 तक इस लक्ष्य की ओर से तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी 500 गीगावाट का आंकड़ा नहीं पार हुआ है। ठीक है, ये लगभग 200 से 210 220 के आसपास ही हुआ है, गलत हो जाएगा। सेकंड, भारत की कुल बिजली मांग में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा जुलाई 2025 में 51.5% था। सेकंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जुलाई 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा का बिजली की मांग में हिस्सा बढ़ा जरूर, लेकिन यहाँ पर जो 51.5 जो है, ठीक है, इस तक नहीं पहुंचा है। कुल क्षमता गैर जीवाश्म का हिस्सा 40 से 45 के बीच है, लेकिन उत्पादन में अभी भी कोयले से कम है। तो दोनों बातें गलत है। आंसर पूछे कौन सा सही है, तो कोई सही नहीं है। 13 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 14 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में के अनुसार यहाँ पर जो वैश्विक रैंकिंग है भारत की स्थिति के संबंध में विचार करना है। भारत अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में तीसरे स्थान पर है। पहली बात 14 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर IRENA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत चौथे स्थान पर है, चीन, अमेरिका और ब्राज़ील के बाद। तीसरे में नहीं है, क्योंकि तीसरे में कौन है? तीसरे में आपका ब्राज़ील है। ठीक है, भारत पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। सेकेंड बात यहाँ से 14 का जो सेकेंडरी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। मिसमैच चौथे स्थान पर बना हुआ, ये बात सही है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर 14 का बी आंसर सही हो जाएगा। 15, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के संबंध में विचार करना है। भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पहली बात 15 का यहाँ से करेक्ट होगी। सेकंड, भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC लक्ष्य के तहत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधन से 50% संचयी इलेक्ट्रिक पावर स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा था, जिसे समय से पहले हासिल कर लिया गया है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा, दोनों सही है, सी 15 का। पूछा क्या था? सही पूछा है। क्वेश्चन 16 है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता की जो श्रेणी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी के हिसाब से सितंबर 2025 के हिसाब से जो भी रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से आपको सही क्रम बताना है क्या होगा यहाँ से। ठीक है, देखते हैं जो सही क्रम हो जाएगा यहाँ से इसका ये हो जाएगा। एक तो देखो 16 में सौर, यहाँ पे आंसर मैंने दे रखा है, सौर का कितना 39.5, पवन का 10.6, ठीक है, और जल विद्युत का 10%, बायोमास से उत्पादन 2.1 और परमाणु का 1.8। तो आंसर यहाँ से इसका सही याद रखना है। और भारत की ऊर्जा प्रोफाइल में सौर ऊर्जा सबसे बड़ा घटक बनी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, राइट, याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है या तो घुमा के कुछ और पूछेगा, तो लेकिन आप डेटा आपको जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के शीर्ष 5 नवीकरणीय ऊर्जा राज्यों में कौन सा पर राज्य शामिल नहीं है? आंसर 17 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत के शीर्ष 5 नवीकरणीय ऊर्जा जो संपन्न राज्य है उसमें राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र शामिल हैं। उत्तर प्रदेश अभी सूची में शामिल नहीं आता है, शीर्ष 5 में नहीं आता है, तो यहाँ से वहाँ ऊर्जा बढ़ तेजी से काम हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर इसमें शामिल नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के संबंध में विचार करना है। ISA पहला संधि आधारित संगठन है जिसका मुख्यालय भारत गुरुग्राम में स्थित है। पहली बात सही होनी चाहिए और करेक्ट भी है, सही है। ठीक है, सेकंड, हाल ही में लॉन्च की गई सनराइज पहल जो है इसका उद्देश्य है कि जो ऊर्जा के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करना। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सनराइज पहल की बजाय ISA की प्रमुख वित्तीय पहल ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, ठीक है, ये यहाँ पर सनराइज एक शोध कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए मुख्य फोकस GSF पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर 18 का 1। क्वेश्चन 19 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की सदस्यता और लक्ष्यों के संदर्भ में विचार करना है। 2020 के संशोधन के बाद संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश ISA में शामिल होने के पात्र हैं। पहली बात 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है ISA का टुवर्ड्स 1000 रणनीति के तहत 2030 तक
$1,000 बिलियन निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें सही है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20, सौर पैनल दक्षता मानदंड पर विचार करना है। देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऑफ ग्रिड ग्रामीण परियोजना के लिए सौर पैनल दक्षता मानदंड को ढील दी है। पहली बात, 20 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन मानदंडों में ढील नहीं दी है, उनके बजाय उन्हें सख्त किया है ताकि गुणवत्तापूर्ण और सौर जो मॉड्यूल है उनका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सेकेंड बात है, नए मानक तहत 200 वाट से कम ऑफ ग्रिड अनुप्रयोग के लिए क्रिस्टली सिलिकॉन और कैडमियम टेलुराइड दोनों की क्षमता 18% होगी। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने दक्षता मानकों को बढ़ाकर कम से कम 18% कर दिया ताकि यहाँ पर कम धूप में भी यहाँ पर पैनल बेहतर काम कर सकें। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन घुमा सकता है, दो स्टेटमेंट बना सकते हैं यहाँ से, और कि यहाँ पर कम धूप होगी तुम लोग यहाँ पर क्या इसको ज़्यादा नहीं चार्ज कर पाएंगे, घुमा बताएगा, सिंबल तो नहीं बोलेगा, घुमाएगा कि आप उसमें घूम जाओ, है ना, लेकिन नहीं घूमना है। तो क्या होगा? पहला गलत है, दूसरा सही है। ओनली 2 सही पूछा। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 है डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी और यहाँ पर एग्री फोटोवोल्टिक्स के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? डीआरई बिजली का उत्पादन उपयोग बिंदु के पास नवीकरणीय स्रोत से करता है। पहला 21 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, इसका अर्थ होता है कि बिजली का उत्पादन वहीं से या उसके पास से करना जहाँ उसका उपयोग होना है। जैसे घरों की छत पर सोलर पैनल लगाना, जैसे नीचे घर पे यूज होगा तो ऊपर सोलर पैनल लगाना है ना, ये नहीं कि आप यहाँ लगा रहे हो, आप लगा रहे हो ये जो एरिया है मुखर्जी नगर में, ठीक है, और यूज होगा करोल बाग में, ऐसा नहीं, उसी छत के नीचे, मतलब उसी के पास ही। तो पहली बात करेक्ट है। सेकंड, AP20 कृषि उत्पादन और बिजली उत्पादन के लिए एक ही क्षेत्र में भूमि क्षेत्र संयुक्त रूप से की उपयोग की अनुमति देगा। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह बोला कि जो एग्री फोटोवोल्टिक्स होता है एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक ही जमीन पर खेती की जाती है और उसके ऊपर ऊंचे ढांचे पर सोलर पैनल लगाकर बिजली भी बनाई जाती है ना, दोनों बातें हो जाएगी। तो यहाँ से दोनों करेक्ट भी है, आंसर 21 का सी करेक्ट है। 22 राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन उपयोग निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना। पहला यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, पहली बात सही है, सेकंड बात है इसका लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 50 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना होगा। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका लक्ष्य है कि 2030 तक प्रति वर्ष 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन जिसको बोलते हैं उत्पादन क्षमता विकसित करना, ना कि 50 MMT। MMT मतलब मीट्रिक या मिलियन मीट्रिक टन, है ना। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी और पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। तीसरी बात करेक्ट है, आंसर यहाँ से 1 और 3 सही है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर, हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के बारे में विचार करना, कौन सा नोडल मंत्रालय होगा इसमें? आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर बी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में हरित हाइड्रोजन के लिए मानक निर्धारित करने और यहाँ पर प्रमाणन प्रदान करने के लिए एक नोडल मंत्रालय होगा ये। 24 है GHCI के तहत हरित प्रमाणन के लिए औसत उत्सर्जन की तीव्रता की आवश्यकता क्या होती है? इसकी आवश्यकता होती है आकर कि 2 किलोग्राम CO2 जो होती है EQ/H2 या उससे कम, ठीक है। मतलब भारत सरकार द्वारा जारी ग्रीन हाइड्रोजन मानक के अनुसार हाइड्रोजन को तभी हरित माना जाएगा जब उसको उत्पादन की प्रक्रिया में होने वाला कार्बन उत्सर्जन 2 किलोग्राम CO2 प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन से अधिक ना हो। इसमें जल उपचार, इलेक्ट्रोलिसिस और यहाँ पर गैस शुद्धिकरण आदि का उत्सर्जन शामिल होता है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी इसका जो स्टेटमेंट रहेगा 24 का करेक्ट हो जाएगा। 24 का सी में यहाँ पर दिया होगा, हाँ सी में दिया ना 2 किलोग्राम और ये इतना, ठीक है। क्वेश्चन 25 है हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में चुनौतियों के शामिल उत्पादन की उच्च लागत और भंडारण के लिए उच्च दबाव वाले यहाँ पर टैंक, क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता और बिजली की मांग, ठीक है। इसमें बोला कि हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में कौन कौन सी चुनौतियाँ शामिल हैं। आंसर हो जाएगा 25 का ये सभी चुनौतियाँ क्या होंगी? शामिल होंगी, ठीक है। यहाँ पर बोला है उच्च बिजली की मांग, ये क्या होगी? ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 किलो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए लगभग 50 से 55 यूनिट बिजली की खपत होती है, जो बहुत अधिक होगी। यहाँ पर यहाँ पर मांग बिजली की, इसके भी यहाँ पर क्या हाइड्रोजन को लेकर, हरित हाइड्रोजन को लेकर एक चुनौती है, ठीक है। और उत्पादन की उच्च लागत, यहाँ पर लागत भी काफ़ी ज़्यादा इसकी है, ठीक है। और इसका भंडारण भी काफ़ी अधिक होगा। तो यहाँ पे तीनों बातें सही है, तीनों बातें यहाँ किसी चुनौतियों में शामिल होगी हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को लेकर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में।
राष्ट्रीय बायो एनर्जी कार्यक्रम के बारे में विचार करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्रों में अडिसीज बायोमास का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए करना। पहली बात 26 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और यहाँ पर कृषि क्षेत्रों से प्राप्त अधिशेष बायोमास जैसे पराली, कृषि अवशेष, इसका उपयोग करना, न केवल शहरी क्षेत्रों का। पहला गलत हो गया। सेकेंड, इस कार्यक्रम के तहत उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र एनईआर और पहाड़ी राज्यों में जैसे विशेष श्रेणियों के लिए समान से 20% अधिक केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी। 27 राष्ट्रीय बायो एनर्जी कार्यक्रम संशोधित दिशा निर्देश के संदर्भ में विचार करना है। वेस्ट टू एनर्जी कार्यक्रम एमएसएमई के तहत यहाँ पर और उद्योगों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। पहली बात 27 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, ताकि क्यों आसान बनाए, क्योंकि यहाँ पर सरल आसान बना ताकि यहाँ पर एमएसएमई उसको प्रोत्साहन मिले। सेकेंड, बायोमास कार्यक्रम के तहत विक्रिट पेलेट संयंत्र की स्थापना के लिए किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये हालांकि प्रक्रिया आसान की गई, लेकिन यहाँ पर जो विक्रिट और पेलेट यंत्र हैं इसके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या स्थानीय जो निकाय हैं इसमें आवश्यक सुरक्षा और पर्यावरणीय अनुमति होती है वो अभी भी अनिवार्य है ताकि सुरक्षा और सुनिश्चित की जा सके। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन 28 है, बायोगैस की संरचना के संबंध में विचार करना है। बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन CH4 और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 शामिल होती है। पहली बात 28 का पहला करेक्ट है। दूसरा यहाँ से इसमें नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2 और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और ऑक्सीजन O2 के अंश में मौजूद नहीं होते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बायोमास में बहुत कम मात्रा में अंश के रूप में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फाइड ये होते हैं, ऑक्सीजन ये सब पाए जाते हैं। कितना? बहुत ही कम मात्रा में। ये नहीं कह सकते कि नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो अशुद्धियों के रूप में यहाँ पर H2S जो होता है उसकी उपस्थिति कारण पर कच्चे बायोगैस से इस मिलाती है ना, H2S से। तो सेकंड गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है। 28 का आंसर ए। 29 है, भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। भारत ने 2025-26 के लक्ष्य से पहले 20% इथेनॉल सम्मिश्रण तक लक्ष्य हासिल किया है। पहली बात 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत ने 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि भारत ने 10% जो लक्ष्य है इसका वो समय से पहले हासिल कर लिया था, लेकिन 20% लक्ष्य पूरा करने में अभी भी यहाँ पर 25-26 तक हासिल किया जाना है। यद्यपि कई शहरों में E20 पेट्रोल उपलब्ध हो चुका है, ठीक है, पहली बात गलत है। सेकेंड, E20 ईंधन का उपयोग E10 ईंधन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को लगभग 30% तक कम करेगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, जिससे पर्यावरण को लाभ होगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से देखते हैं, तीसरा यहाँ लिखा नहीं है, लिख देते हैं। तीसरा बोला है भारत इथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत जो है ये अमेरिका, ब्राजील के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक है। ऊपर मैंने बताया था चौथा था, किस चीज़ का था चौथा, याद रखना है, मिक्स नहीं करने एक भी, ये चौथा इसमें मारा हो, तीसरा उसमें मारा हो, ठीक है। तो चौथा वहाँ पर था, यहाँ पर तीसरा है। तो एक एक चीज़ की पॉइंट करके आप नोट करना है, एक फुल पेपर लेके बैठना है, नोट करते रहो उसमें, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, तो सॉरी 1 तो गलत था ना, 1 गलत था, 2 और 3 सही है ना, तो यहाँ से बी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। 2 और 3 सही था, क्योंकि पहला वाला गलत था, क्योंकि यहाँ पर बोला था कि लक्ष्य जो हासिल कर लिया है ना, तो वो गलत हो जाएगा। 2 और 3 इसकी बात सही है। क्वेश्चन 30, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के बारे में 2018 से 22 की संशोधित किया गया था। इसके तहत इथेनॉल उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा का उपयोग किया जा सकता है? आंसर जाएगा 30 का, एक तो गन्ने का रस का, ठीक है, सही बात है, गन्ने का रस। यहाँ पर मिलासिस और चुकंदर इसमें शामिल है। क्षतिग्रस्त खाद्य अनाज जैसे कि यहाँ पर टूटा हुआ अनाज, खराब मक्का, ये सब। तीसरा मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त सड़े हुए आलू, ये भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो खाने लायक नहीं होते हैं उसको इसमें यूज करेंगे। अडिशिस खाद्य अनाज, ये भी यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो FCI के पास यहाँ पर उपलब्ध अडिशिस अनाज है वो यहाँ पर सरप्लस जो फूड गेनर्स होता है उसमें शामिल करना। तो चारों यहाँ से करेक्ट होंगे, आंसर डी सही है। 31, जैव ईंधन की पीढ़ियों के संबंध में विचार करना है। पहली पीढ़ी लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास, ठीक है, पहला। 31 का पहले यहाँ से क्या होगा? पहली बात यहाँ से 31 की ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पहली पीढ़ी में जो आएगा ये खाद फीड स्टॉक जैसे चीनी, मक्का, गेहूं ये सब शामिल होगा, ना कि यहाँ पर बायोमास। दूसरी पीढ़ी में खाद फीड स्टॉक, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी पीढ़ी में जो आएगी यहाँ पर गैर खाद फसलें और कृषि अवशेष जैसे कि लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास, बांस, ये सब चीज़ें, गलत हो गया। तीसरी पीढ़ी में सूक्ष्म शैवाल और साइनोबैक्टीरिया बायोमास, तीसरा आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें सूक्ष्म शैवाल एल्गी और यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया
यहाँ पर ये बात करेक्ट है, ओनली 3 करेक्ट है, ओनली तीसरी बात करेक्ट है सिर्फ, ठीक है। आंसर क्या होगा, केवल 3 सी। 32 इथेनॉल के गैर ईंधन उपयोग में शामिल है कौन। आंसर हो जाएगा 32 का इथेनॉल के यहाँ पर जो गैर ईंधन के रूप में उपयोग में शामिल होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। एक तो सैनिटाइजर, ठीक है, सैनिटाइजर क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सैनिटाइजर जो होता है इसका उपयोग कीटनाशक या कीटाणु जो कीटाणु होते हैं नाशक उसके इत्र मिला के रूप में करते हैं, है ना, इत्र भी हो जाएगा। पेय पदार्थ भी यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर ये इसका मुख्य घटक होता है। और औद्योगिक सॉल्वेंट्स ये भी, क्योंकि यहाँ पर ये रसायनों और दवाओं के निर्माण में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक सॉल्वेंट होते हैं। चारों बातें करेक्ट है, आंसर डी। 33 इथेनॉल के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। इथेनॉल के बारे में कौन सी बातें गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का जो गलत है यहाँ से, इसका ऑक्टेन रेटिंग कम होता है, ये बोला है, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर इथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल से अधिक होती है और उच्च ऑक्टेन रेटिंग का मतलब है कि ये इंजन में नॉकिंग को रोकता है और यहाँ पर ईंधन के दहन को अधिक कुशल बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत के पहले बांस आधारित बायोइथेनॉल संयंत्र के संबंध में विचार करना है। ये संयंत्र नुमालीगढ़ असम में स्थित है। पहली बात 34 का पहला करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर भारत का पहला बांस आधारित 2G इथेनॉल संयंत्र असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी में स्थापित किया गया था। ये दूसरी पीढ़ी 2G इथेनॉल का है क्योंकि यहाँ पर ये खाद्य फसल से बनता है। सेकेंड बात सही है, ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 34 का सी यहाँ से करेक्ट है क्योंकि दोनों सही है और सही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 35 है ई मेथेनॉल के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल का सही संयोजन इनमें से कौन सा होगा, ठीक है, बताना है। यहाँ पर जो सही संयोजन होगा ये हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर सी, हरित हाइड्रोजन और कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ई मेथेनॉल एक लो कार्बन ईंधन है। इसका उत्पादन तब होता है जब ग्रीन हाउस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त और यहाँ पर कैप्चर की गई CO2 औद्योगिक धुएं से सीधे हवा में ली गई हो, इसको मिलाते हैं तो, ठीक है, सी यहाँ से क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर है संपीड़ित बायोगैस के बारे में विचार करना है। भारत का पहला सहकारी बहुफीड CBG संयंत्र महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। पहली बात 36 का पहला करेक्ट है, महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। सेकेंड बात है ये गोबर धन और यहाँ पर सेट एट दोनों पहलों के तहत आता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा कच्ची बायो गैस के मुख्य रूप से मीथेन 90% से अधिक हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। कच्ची बायोगैस में मीथेन आमतौर पर 55 से 65% होती है और इसे शुद्ध करने के लिए CBG बनाने के लिए मतलब यहाँ पर जो मीथेन की मात्रा 90% से अधिक की जाती है, ठीक है, तो ये बात गलत होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड से अधिक नहीं होता है। ओनली 1 2 करेक्ट है यहाँ से। आंसर इसका क्या होगा 36 का आंसर संपीड़ित जो बायोगैस है उसके बारे में दो बातें करेक्ट हैं, तीसरी बात गलत हो जाएगी। ए यहाँ से क्या होगा 36 का करेक्ट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। नीचे दिए गए यहाँ पर कथन है, अभिकथन ए और कारण आ रहे हैं, देखते हैं। अभिकथन बोला है भारत सरकार ने परिवहन क्षेत्र में मेथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए मेथेनॉल इकोनॉमी कार्यक्रम शुरू किया है। 37 का पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकंड इस कार्यक्रम का मुख्य लाभ या कार्यक्रम का प्रमुख लाभ 20% DME को पर LPG मिलाकर सालाना 6000 करोड़ की बचत करना। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, देखो, क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा है भारत सरकार के परिवहन क्षेत्र को लेकर मेथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए बात कर रहा है, ठीक है, ये पहला। और ये दूसरा आर वाला कथन है, ये बात कर रहा है इस कार्यक्रम में LPG को मिलाने को लेकर के बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेथेनॉल की बात कर रहा है, यहाँ पर LPG की बात कर रहा है, तो दोनों डिफरेंस है, लेकिन बातें दोनों करेक्ट हैं। आपको नोट करके पॉइंट रखना है, दोनों पॉइंट एकदम करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन आपके हिसाब से दोनों अगर देखा जाएगा, अगर यहाँ पर रहता कथन एक ये है ना, ऐसे रहता कथन एक और कथन दो, तो दोनों कथन यहाँ से सही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल जो दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, तो बी यहाँ से इसका आंसर होगा। आते क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 है भारत की राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के संबंध में विचार करना है। इस नीति को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है। पहली बात 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर MNRE, ठीक है, MNRE जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसके द्वारा सूचित है नीति भारत के 2070 नेट जीरो लक्ष्य के अनुरूप है। इसमें निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए पट्टों लीज पर अवधि 30 वर्ष तक रखी गई है, ठीक है। इस नीति का दृष्टिकोण 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा भूतापीय ऊर्जा के लिए
अन्वेषण पर 30 साल के पट्टे यहाँ पर दिए जा सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर डी। 39, भारत में भूतापीय ऊर्जा की क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत में भूतापीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता 10,600 मेगावाट है। पहली बात, 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात है, दूसरा है 39 का, पुगा और चुमाथांग लद्दाख में सबसे आशाजनक भूतापीय प्रांत हैं। सेकंड बात यहाँ से 39 का करेक्ट हो गया भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीएस ने देश भर में 381 गर्म झरनों की पहचान की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 381 गर्म झरनों की पहचान की है, सही है। और यहाँ पर लद्दाख की पुगा घाटी भारत की सबसे महत्वपूर्ण भूतापीय परियोजना है और भारत में भूतापीय ऊर्जा अच्छी संभावनाएं इसके लेकर के। तीनों बातें यहाँ से इसकी एकदम सही है, ठीक है। आंसर 39 का डी। 40 है, भूतापीय ऊर्जा संसाधन के प्रकारों के पर विचार करना है। उच्च एंथैल्पी संसाधन बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त होते हैं, पहली बात। 40 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उच्च एंथैल्पी जो होते हैं इसमें तापमान बहुत अधिक होता है, जो टरबाइन चलाकर बिजली बनाने के लिए श्रेष्ठ होते हैं, पहली बात सही है। सेकेंड, निम्न से मध्यम एंथैल्पी संसाधन केवल हीटिंग और कूलिंग अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त होते हैं, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से सही हो जाएगा। 41, राष्ट्रीय भू तापीय ऊर्जा नीति के बारे में प्रमुख प्रावधान के बारे में विचार करना है। इस नीति में छोड़े गए तेल और गैस कुओं से भूतापीय ऊर्जा निकालने का प्रावधान है, पहली बात। 41 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह नीति काफ़ी व्यापक है और ये पुराने तेल कुएं को पुनः उपयोग में खनिजों में उत्पादन करने पर रॉयल्टी एक्ट के तहत यहाँ पर अनुसंधान संगठनों को भारी वित्तीय सहायता 100% देने की बात कर रही है, ठीक है। तो आंसर यहाँ से 41 का क्या होगा, सभी बातें इसकी सही हो जाएंगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, सब एकदम देखो फैक्चुअल पॉइंट पूरा दे रखा है, पूरा यहाँ पर जो बातें इसकी उसके मैंने बातें उतार दी थी कि यहाँ पर क्या इसके बारे में बात थी, दिखती हैं पॉइंट अलग अलग करके। तो चल तीनों बातें सही हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं कर पाया गलत है समझ लो, इसका मतलब आपने टॉपिक नहीं पढ़ा ये वाला, है ना। तो अभी आपको जो PT 360 पे पढ़ने वाली वो सब टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। आते क्वेश्चन 42 में भी आंसर क्या होगा इसका, 41 का डी है ना, सभी तीनों है। 42, पवन ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता मामले में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, पहली बात। 42 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक पवन ऊर्जा उपकरण मार्ग का 10% पूरा करना है, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा है संशोधित मॉडल निर्माता सूची जो है इसका नाम बदलकर अनुमोदित मॉडल और निर्माता सूची पवन करना कर दिया है, तीनों बातें यहाँ से सही है, ठीक है। आंसर पवन ऊर्जा के बारे में तीनों बातें सही है, डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, की पॉइंट नोट करते जाना है, घुमा सकता है क्वेश्चन कहीं से भी, जैसे यहाँ पर 2030 लिखा है इसको 2035 कर सकता है, ये लिखा 10% इसको 15% कर सकता है, या 10% से कम बोल सकता है ना। और संशोधित जो इसको बनाया गया है ये भी आपको याद रखना है किससे क्या कर दिया गया है, अपोजिट ना कर दे घुमा के, आप जो सोचो यही है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन इजी लगता है, लेकिन जब पेपर में सॉल्व करते हैं ना तो यही क्वेश्चन कठिन लगता है ना। डी यहाँ से आंसर है। पेपर में हमको हर चीज़ लगता है कि यार ये 10 लिखा है कहीं 15 ना हो, यहाँ पर है ना, यहाँ पर 2030 लिखा है कहीं 35 ना हो, लेकिन यहाँ पे माइंड नहीं काम करता क्या, तो डी यहाँ से करेक्ट है। माइंड ओपन करके रखना है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हम लोग कर रहे हैं, राइट। 43 देखते हैं, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के बारे में विचार करना है, देखते हैं इसको। ये एक थर्मोकेमिकल प्रक्रिया है जो कोयले को सिन गैस में परिवर्तित करती है, जिससे यहाँ पर मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल होते हैं, पहली बात। 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट होगा। सेकंड, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन UCG ब्लॉक के लिए खनन और खान बंद करने की योजनाओं की तैयारी से संबंधित मसौदा दिशानिर्देश जारी करता है, सेकंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत में उच्च राख वाले कोयले की उपलब्धता के कारण कोल गैसिफिकेशन तकनीक में भारी अग्रिम निवेश एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है, तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में कोयले की राख अयस्क की मात्रा काफ़ी अधिक, ठीक है, जो होती है और 35 से 45% तक, जिसमें आपस के कारण उन्नत गैसिफिकेशन तकनीकी और उसमें शुरुआती निवेश एक बड़ी चुनौती हो जाती है। तीनों बातें यहाँ से एकदम सही है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के बारे में, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है इसका। आंसर क्या होगा 43 का सभी सही है, तो डी हो गया। 44 नंबर देखते हैं। 44 है ADEETIE योजना, मतलब असिस्टेंस इन
डिप्लोइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन द इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट के संबंध में विचार करना है। ये योजना या इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम जो है उसके ऊर्जा खपत की यहाँ पर 30 से 50% तक कम करना। पहला 44 का पहला करेक्ट है, ताकि यहाँ पर ऊर्जा की खपत में भारी कमी आए। ये योजना विशेष रूप से केवल उन एमएसएमई के लिए पर जिनके पास बड़ी उद्यम आईटी है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। इस योजना का कार्यान्वयन पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर योजना विद्युत मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत यहाँ पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा कार्यान्वित की जाती है, ना कि पर्यावरण मंत्रालय। ओनली 1 2 करेक्ट है। ये नहीं सोचना है कि पर्यावरण की मैगजीन करें तो पर्यावरण मंत्रालय होगा, ऐसा बिल्कुल माइंड में रखना है, ठीक है। ऐसे ही मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था जब UPSC प्री क्वालिफाई किया था उस टाइम पे, ठीक है। यहाँ से ये बात गलत हो चुकी, तो आंसर ये यहाँ से सही है। मैंने माना था कि ये अगर साइंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है तो साइंस ही मिनिस्ट्री साइंस होगा, नहीं, ये चीज़ गलत है ना। आपको भी नहीं सोचना ये। क्वेश्चन नंबर 45 है कारपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मानदंड के संबंध में विचार करना है। CAFE-1 मानदंड पहली बार सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत 2017 में अनुसूचित किए गए थे। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इन मानदंडों का उद्देश्य CO2 उत्सर्जन को कम करने, ईंधन की खपत को कम करना होगा। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर CAFE का मुख्य उद्देश्य है कि ऑटोमोबाइल कंपनी ऐसे इंजन बनाने के लिए मजबूर करना जो कम ईंधन खपत करे और CO2 का कम उत्सर्जन करें, ठीक है। और ये CAFE-1 को 2017 में लागू किया गया था। ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत अधिसूचित है। दोनों बातें सही है। 45 का आंसर दोनों करेक्ट होगा। सी 46 नंबर है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती, जो नेचुरल यहाँ पर कृषि है उसके बारे में विचार करना है। ये बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर BRC स्थापित करने के संबंध में विचार करते हैं। इन केंद्रों की स्थापना घोषणा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने की थी। पहली बात 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बजट 2023-24 में वित्त मंत्री ने 1 करोड़ किसानों को वहाँ पर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता के यहाँ पर 10,000 बायो इनपुट्स रिसोर्स सेंटर की स्थापित करने की घोषणा की थी। ये कृषि मंत्रालय की एक प्रमुख पहल थी। पहली बात सही है। सेकेंड 2023-24 के बजट में की गई थी बात सही है, दोनों बताया मैंने ऊपर। तीसरा, ये क्लस्टर स्तरीय ग्राम उद्यम है, ये क्लस्टर स्तरीय उद्यम है, ग्राम नहीं, जहां स्थानीय स्तर पर तैयार इनपुट किसानों को बेचे जाते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये केंद्र सरकार के क्लस्टर स्तर पर काम करते हैं ताकि किसानों को उनके घर के पास ही जीवामृत बीजामृत जैसे प्राकृतिक इनपुट्स आसानी से मिल सकें। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 46 का डी। 47 है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में इनपुट रिसोर्सेज संचालन की वित्तीय सहायता के संबंध में विचार करना है। इनकी स्थापना के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। यह राशि बुनियादी ढांचे जैसे कि यहाँ पर शेड बनाना, इनपुट रखना, ड्रम बर्तन खरीदना, संचालन के लिए यहाँ पर परिसर की व्यवस्था के लिए दी जाती है। सेकेंड बात, यह सहायता शेड परिसर में किराए आदि को कवर करना है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें इसकी सही है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर देखते हैं। 48 भी इसी का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन समूह बायो इनपुट्स रिसोर्स BRC संचालित कर सकता है। आंसर हो जाएगा 48 का प्राकृतिक खेती अभ्यास को करने वाले किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और कृषि विज्ञान केंद्र। ये सभी यहाँ पर क्या होंगे, ये सभी यहाँ पर बायो इनपुट्स रिसोर्स सेंटर स्थापित संचालित कर सकते हैं। तो देखो उसको लेकर के यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन बनाए। BRC है ना, BRC मतलब यहाँ पर बायो इनपुट रिसोर्सेज है, इसको लेकर के हमने 3 क्वेश्चन बनाए। तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपी से। अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा और ये पढ़ा भी नहीं, अगर 3 क्वेश्चन ही लगा लिया तो इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस बार मैंने 3-3 4-4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक के किए है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ आए कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी मैं कराऊंगा ना PT 365 पे एक चीज़ बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से और बन सकता है। आपको एक पेज लेके सब पूरा बैठना है, ठीक है। तो सभी करेक्ट है। आंसर डी। 49 है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में विचार करना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पहली बात 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, ना कि यहाँ पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना। इसमें वित्त पोषण केंद्र और राज्य दोनों के बीच साझा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल स्कीम होती है वो यहाँ पर पूरा केंद्र सरकार वहन करती है उसका पैसा। सेकेंड, इसका उद्देश्य है कि सभी के लिए यहाँ पर सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए प्राकृतिक खेती प्रथाओं को बढ़ावा देना। सेकेंड बात यहाँ से
सही है। तीसरा, इसका कार्यान्वयन 25-26 तक है। तीसरी बात भी करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट है। यहाँ पे घुमा सकता है, ये बोलेगा 25 से 30 तक रखी गई है ना, और बोलेगा ये केंद्रीय क्षेत्र सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ऐसे करके बताएगा, तो याद रखना है वो। क्या गलत हो सकता है वो की पॉइंट आपको पकड़ना है, ठीक है। 2 और 3 करेक्ट है, आंसर 49 का बी। 50 नंबर है, जीवामृत शब्द जिसका उल्लेख प्राकृतिक खेती के घटकों में किया गया था, इसका क्या अर्थ होगा। देखो, जीवामृत इसका अर्थ होता है मिट्टी के सूक्ष्मजीव गतिविधि, इसको बढ़ावा देने के लिए एक बायो उत्तेजक होता है ये, ठीक है। जीवामृत क्या होता है, ये गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और मेड़ की मिट्टी के पास मिश्रण होता है जो मिट्टी के जीवाणुओं, ठीक है, की संख्या में तेजी से बढ़ाता है इनको। बी यहाँ से इसका सही आंसर होगा। बीजामृत, ये बीजामृत की परिभाषा है, बीज उपचार है ना, तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राकृतिक खेती निम्नलिखित घटकों पर उनके विवरण का सम्मिलित करना। घटक और विवरण देखते हैं इसको। 51 को देखते हैं यहाँ से। पहला बोला है बीजामृत क्या होता है, अभी मैंने उसके बारे में बता भी चुका हूँ थोड़ा सा ऊपर, फिर इसी क्वेश्चन को करते हैं, मतलब घुमा के क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। जैसे कि बीजामृत है, बीजामृत यहाँ पर होता है ये गाय के गोबर को, गोमूत्र, इसका मिश्रण जिसका उपयोग बीजों को बोने या उपचारित करने के लिए यहाँ पर किया जाता है और बीमारी से ताकि बचे रहें। तो ए का 2 यहाँ से मैच करेगा इसका, ठीक है, मैचिंग करनी है, स्मेल करना है, ठीक है, ये देखो लिखा है, तो ए का 2 हो गया। बी नंबर में मल्चिंग फॉर्मुलेशन का उपयोग। मल्चिंग क्या होता है, देखो मल्चिंग जो है ये, इसे आच्छादन भी कहते हैं, लिख सकते हो पॉइंट। इसमें मिट्टी की नमी को बचाने और खरपतवार रोकने के लिए उसे पुआल या सूखी पत्तियों से ढका जाता है, तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा बी का 3। आगे देखते हैं सी, वापसा क्या होता है। वापसा होता है ये वह स्थिति होती है जहाँ पर मिट्टी, पानी के अणुओं और हवा के अणुओं के बीच संतुलन होता है और पौधे की जड़ें शोषण तक आवश्यक होती हैं, शोषण करना आवश्यक होता है इनको, तो सी का 4। और जो बचा डी, पौधे का संरक्षण, ये हो जाएगा आपका पहला नंबर। तो इस टाइप से सी का 4, डी का 1, 2, 3, 4, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट देना भूल गया हूँ, मैं लिख सकते हो 2, 3, 4, 1, बाकी सामने सामने भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, कथन देना भूल गया मैं नीचे। 52 है, खाद्य और कृषि संगठन FAO पारंपरिक कृषि प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली का दर्जा देता है। इस पहल का समग्र लक्ष्य क्या है। आंसर हो जाएगा इसका लक्ष्य कि पर्यावरण अनुकूल जो पारंपरिक कृषि पद्धति है उनसे संबंधित परिदृश्य, कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदाय के ज्ञान प्रणालियों की पहचान करना और उनकी सुरक्षा करना। बी आंसर इसका सही आंसर होगा 52 का, ठीक है। पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य आधारित जो इसका उद्देश्य आधुनिक खेती को बढ़ावा देना नहीं होगा बल्कि पारंपरिक ज्ञान को बचाना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा वाला ये भी यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर GIAHS का दर्जा मिलने पर मतलब स्वचालित रूप से भौगोलिक संकेतक टैग मिलना नहीं होता है, ये अलग अलग दोनों प्रक्रिया होती हैं, ठीक है, तो याद रखना है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। 53 है, बोला है निम्नलिखित में से भारत में कौन से स्थल वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के अंतर्गत शामिल है। आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर कश्मीर की केसर विरासत, सैफरन हेरिटेज ऑफ कश्मीर, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, कोरापुट की पारंपरिक कृषि, ये भी बात यहाँ पर करेक्ट है, ओडिशा, ठीक है, यहाँ पर अपनी समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चावल की किस्मों के लिए प्रसिद्ध होगा। कुट्टानाड समुद्र तल से नीचे की खेती प्रणाली मतलब केरल में, तो ये भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र तल से नीचे खेती की अनूठी प्रणाली के लिए केरल का यहाँ पर धान का कटोरा कहा जाता है इसको। तीनों बातें सही है, आंसर यहाँ से 53 का डी यहाँ से सही है ना। हाँ ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट होगा। 54 है, एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी के संबंध में विचार करना है। भारत सरकार ने कृषि भूमि पर पेड़ काटने के लिए मॉडल नियम 2025 जारी किए ताकि यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। पहली बात 54 का पहला से करेक्ट है। सेकंड, राष्ट्रीय एग्रो फॉरेस्ट्री नीति 2014 के अनुसार एग्रो फॉरेस्ट्री को भूमि उपयोग प्रणाली के लिए परिभाषित किया गया जो यहाँ पर उत्पादकता, लाभप्रद और विविधता की पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता बढ़ाने के लिए खेतों के ग्रामीण परिदृश्य में पेड़ों और यहाँ पर झाड़ियों को एकीकृत करती है। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, भारत की एग्रो फॉरेस्ट्री वृक्षारोपण भारत के भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 15% हिस्सा है इसका। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर करीब 8 से 10% के बीच हिस्सा है, 15% अभी नहीं पहुंचा है ना। एग्री बागवानी प्रणाली में पेड़ों,
फलों और फसलों का संयोजन होता है। चौथी बात करेक्ट है। 1 2 4 सही है, आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा तीसरा गलत था, ठीक है। पहला यहाँ पर पहला सही था, दूसरा सही था और चौथा सही है। 1 2 4 सही है ना, तो 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा केवल 3, मतलब सी बात यहाँ से करेक्ट है 54 का, ठीक है। 55 देखते हैं। पर्यावरण लेखा परीक्षा, ये प्रभाव पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में विचार करना है। EIA किसी परियोजना की स्थापना के बाद आयोजित किया जाता है, जबकि यहाँ पर ये परियोजना शुरू होने से पहले किया जाता है। पहली बात 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ठीक इसके उल्टा है यहाँ पर, क्योंकि EIA परियोजना शुरू होने से पहले अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, जबकि EIA जो होता है ये परियोजना शुरू होने के बाद अनुपालन की जाँच के लिए करता है। उल्टा बता रहा है जैसे, ठीक है। सेकेंड बात है EIA होता है पर्यावरण लेखा परीक्षा और EIA पर्यावरण प्रभाव आकलन, ठीक है, लिख सकते हो। भारत में पर्यावरण लेखा परीक्षा की अवधारणा को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पेश किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ये नियम 2025 के तहत यहाँ पर पर्यावरण लेखा परीक्षा पदनाम एजेंसी EADA की स्थापना प्रमाण को निरीक्षण के लिए की जाएगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2 और 3 करेक्ट है ना। पहली बात गलत है, तो यहाँ से आंसर बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 56, एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी जो हाल ही में यहाँ पर समाचार में रही थी, इसका सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर। ये एक ऐसी मंजूरी है जो परियोजनाओं के शुरू होने के बाद प्राप्त की जाती है। समानता किसी भी बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी EC लेना अनिवार्य होता है। एक्स पोस्टो फैक्टो का अर्थ है कि यहाँ पर यदि किसी ने बिना किसी मंजूरी का काम शुरू कर दिया तो वह बाद में जुर्माना भरकर मंजूरी प्राप्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने समय पर इसकी आलोचना की है, और क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण नुकसान पहुंचाने के बाद बात की सुधार करना था। आंसर हो जाएगा से 56 का बी करेक्ट है। 57 है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह परियोजना के बारे में विचार करना है। यह परियोजना नीति आयोग द्वारा सोची गई थी और यहाँ पर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई थी। पहली बात यहाँ से 57 का करेक्ट है। सेकेंड, परियोजना के मुख्य यहाँ पर घटकों में गलाथिया बे में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट 450 मेगावाट पावर प्लांट शामिल है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन का तर्क है कि उन्हें वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन और जनजाति अधिकार है उसके बीच इस मुद्दे पर विवाद था, जहाँ वन अधिकार अधिनियम को पूर्ण कार्यान्वयन से लेकर चुनौती बनी हुई थी। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर डी 57 का करेक्ट है। 58 आते हैं। टोटल 61 क्वेश्चन है इस बार, ठीक है। कल मैंने कराया था 50 क्वेश्चन, फिर उससे पहले 51 कराए थे, है ना। ऐसे इसमें टॉपिक थोड़ा बड़ा था, तो यहाँ से 61 क्वेश्चन है। 58 नंबर है भारत में जनजाति अधिकारों के संबंधित कानूनी प्रावधान के संबंध में विचार करना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनजाति परिषदें स्वायत्त परिषदों की तरह व्यापक कार्यकारी शक्तियों के साथ वैधानिक निकाय हैं। पहली बात 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, वन अधिकार अधिनियम 2006 वन भूमि के डायवर्जन के लिए ग्राम सभाओं में सहमति लेना आवश्यक बनाता है या अनिवार्य बनाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, आदिम जनजाति का संरक्षण अधिनियम 1956 पैड 56 स्थानीय प्रशासन को एक तरफा अधिकार देता है कि वह वन भूमि को डाइवर्ट कर सकता है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर पैड जो है 1956 अधिनियम में जनजातियों को संरक्षण के लिए, ना कि यहाँ पर प्रशासन को भूमि एक तरफा के रूप में डाइवर्ट करने का अधिकार देगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 बातें सही हैं। देखो जो गलत बात हो रही है वो भी आपको याद रखना है क्यों गलत है इसमें से, ठीक है। जो गलत स्टेटमेंट हो रहा है क्यों गलत है पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं 59 में, देखते हैं इसको क्या है। यहाँ से 59 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजनाओं के योजनाबद्ध विकास के लिए क्षेत्र में स्थित होगा। आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर कैंपबेल वे पार्क, गैलेथानिया नेशनल पार्क, इंदिरा पॉइंट और ये सभी, है ना। तो आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट निकोबार एक यहाँ पर जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इस परियोजना का प्रभाव कैंपबेल बे, गैलेथिया नेशनल पार्क, ठीक है, और इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इसके आसपास यहाँ पर क्षेत्रों पर पड़ना तय है। तो आंसर यहाँ पर सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 60, बीज विधेयक जो पर सीड्स यहाँ पर एग्रीमेंट्स है उसके बारे में यहाँ पर है। 2025 का मसौदा है, ड्राफ्ट सीड बिल जो है इसके बारे में देखते हैं। मसौदा यहाँ पर विधेयक किसानों के पारंपरिक बीजों को ग्रांट नाम के तहत बेचे गए अधिकार की रक्षा करता है।
पहली बात, 60 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर किसान अपने बीजों को स्वतंत्र रूप से बेच सकते हैं, लेकिन वे उन्हें किसी ब्रांड के नाम से तहत नहीं बेच सकते हैं यदि वे पंजीकृत नहीं होंगे तब। पहली बात गलत हो जाएगी। यह बीज अधिनियम 1966 की जगह लेगा और गुणवत्ता आश्वासन के लिए डिजिटल लेबलिंग और क्यूआर ट्रेसेबिलिटी का प्रावधान करेगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1966 का कानून बदलेगा और आधुनिक तकनीकी क्यूआर कोड का उपयोग करेगा। ये साथ ही पोर्टल पर अनिवार्य बोर्डिंग का उद्देश्य उत्पत्ति से लेकर किसान तक बीज का पूर्ण ट्रेसेबिलिटी प्रदान करेगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 यहाँ से इसकी सही बात है। तो पूछा क्या है, बोला कौन सा सही है? 2 और 3 सी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। स्थायी विमानन ईंधन के बारे में, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में विचार करना है। स्थायी विमानन ईंधन गैर पेट्रोलियम फीडस्टॉक से बना एक वैकल्पिक ईंधन है जो हवाई परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को कम करता है। पहली बात, 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, क्योंकि यहाँ पर जो इसके जो हमारी कृषि अवशेष हैं उसमें नगर पालिका को ठोस कचरे से बनाया जाता है। ये जेट ईंधन के मुकाबले कार्बन उत्सर्जन का 70 से 80% तक कम कर सकता है। ठीक है, पहली बात से। सेकंड, भारत ने 2027 से अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को बेचे जाने वाले जेट ईंधन में 1% SAF मतलब स्थायी विमानन ईंधन जो मैंने बताया आपको, ये मिश्रण अनिवार्य कर दिया है। सेकेंड बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन संगठन है उसके लक्ष्यों के अनुरूप 2027 से 1% सम्मिलित यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 1, 2 दोनों करेक्ट है। तो 61 का आंसर पूछा क्या था? पूछे कौन सा सही है? तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। इस टाइप से PT 365 का पार्ट नंबर 4, ठीक है, पार्ट 4 और टॉपिक 4 ये दोनों यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 5 को, और साथ में डिस्कस करेंगे यूकेटी का अपना टेस्ट नंबर शायद 19 था 20 था जो भी था। यूकेटी का टेस्ट नंबर जो मैंने 19 कराया हुआ था शायद से, उसका पार्ट 1 मैंने करा दिया था। तो पार्ट 2 मैं अपने आप से लेके आऊँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के मैंने काफ़ी क्वेश्चन इसके कवर किए हैं, स्टैटिक प्लस यहाँ पर करंट, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी कुछ टॉपिक उठा रहा है मेंस के भी, प्रीलिम्स पूछने के लिए। तो वहाँ से मैंने काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम किए, वहाँ से भी कल आप देखोगे उसको भी। ठीक है, एंड करते हैं से इसको। कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, PDF टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लोगे, PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, और अच्छे से पढ़ना है। कुछ भी डाउट रहेगा पूछ सकते हो, है ना। कुछ यहाँ पर अभी मैं टेलीग्राम में शेयर करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।